राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि एक बकरे को 5 जूते मारने की सजा क्यों मिली हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, गंगाराम पटेल जो कि एक सेठ था और उसका नौकर था बुलाकी नाई, उसको साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। बुलाकी नाई ने उनसे कहा कि पटेल जी, मैं आपके साथ तो चलूंगा, किंतु आपके जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर आप मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब जो पटेल जी थे वे थोड़े वृद्ध थे, क्योंकि उन्हें अपने साथ सहारे की तो जरूरत थी। इसलिए वो कहने लगे कि ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब बुलाकी नाई ने कहा कि सेठ जी, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप उसका उत्तर मुझे दे देना, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल जी कहने लगे, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन एक दिन में तुम मुझसे एक ही प्रश्न करोगे और जो हम आपस में बातचीत करेंगे वह प्रश्न नहीं मानी जाएगी। तब बुलाकी नाई कहने लगा कि ठीक है। पटेल ने भी उसकी बात को स्वीकार कर लिया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तेरी बात स्वीकार है, और नाई ने भी उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब दोनों एक घोड़े पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा। रात की काली छाया चारों तरफ फैल रही थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंच गए। नगरी को देखकर सेठ जी ने कहा, बुलाकी, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने ही वहां ठहरने का निर्णय कर लिया और अपना तंबू लगा दिया। तंबू लगाने के पश्चात बुलाकी नाई ने कहा कि अब मैं नगर में जाऊंगा और कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूं। बुलाकी नाई सेठ से कुछ पैसे लेकर नगर की तरफ चल दिया। अब बुलाकी नगर में जब पहुंचा तो उसने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर देखा कि जो लोग अंदर जा रहे हैं और नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा हुआ था और सभी आने और जाने वाले लोग उस बकरे के सिर पर 5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर जो बुलाकी नाई था वह नगरी के अंदर जाने लगा, तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब बेचारा बुलाकी नाई बड़े ही अचंभे में खड़ा था, लेकिन नगरी में तो प्रवेश उसे करना ही था। इसलिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह वापिस आया, फिर उसने 5 जूते उस बकरे को मारे और अपना सामान लेकर अपने सेठ जी के पास आ गया। वापिस आकर बुलाकी नाई ने खाना बनाया और सेठ जी को खिलाया और फिर खुद भी खा लिया। सारे काम जल्दी से निपटाए और सेठ जी के लिए हुक्का भर दिया। और क्योंकि बुलाकी नाई उस घटना से बड़ा परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा था, उसे सेठ जी से जानने की बड़ी जल्दी थी। उस बात की सेठ जी से उस बकरे के बारे में जान सके, जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलाकी नाई सेठ जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, सेठ जी, आज मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने एक बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य देखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे उसे देखकर बड़ी दया आ रही थी कि एक पशु पर भी कोई, जो कि बेजुबान पशु है, उस पर भी कोई अपना ऐसे गुस्सा निकालते हैं। सेठ जी ने कहा कि बुलाकी, तुमने क्या देखा, तुम मुझे साफ साफ बताओ। बुलाकी कहने लगा, सेठ जी, मैं जब नगरी में गया तो मैंने देखा कि नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और जो नगर में आ जा रहे लोग थे सभी उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो सेठ जी, आप मुझे बताइए,
उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? सेठ जी थोड़े मुस्कुराए और बोले, बुलाकी, यह नगरी कोई वैसी नगरी नहीं है जहां हम ठहरे हैं। यह राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो वह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। वही इसके बकरे के साथ हुआ। इसके पाप का घड़ा फूट गया और राजा ने इसे यह सजा सुनाई कि नगर में जो भी आए इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारेंगे। तब सेठ जी बुलाकी नाई को पूरी कहानी सुनाने लगे कि राजा भोज 14 विद्याओं को निदान राजा थे। उनको 14 विद्याओं का ज्ञान था, जो उस समय सारे राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक था। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि अब वे समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा एक बाजीगर ने कर दिया, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार की बात है, एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले भिक्षा में क्या दे सकते हैं? एक काम करो, तुम राजा के महल में जाओ, और अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आ गया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा कि ठीक है, बहुत सुना है मैंने राजा भोज के बारे में। बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा भोज के महल में पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का इंतजार करने लगा कि कब राजा का काम खत्म हो और राजा आए। आखिर लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक अदना सा बाजीगर हूँ और गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में भरे हुए कहते हैं, अरे बाजीगर, तू मुझे क्या कला दिखाएगा? मैं तो 14 विद्या जानता हूं। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी हार जाता है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर कहने लगा, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं नहीं तो कम से कम मेरी प्रजा तो खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहाँ राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और सारी प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले में से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में कहीं जाकर अटक गई। वहाँ मौजूद सभी छोटे लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो इतनी छोटी सी थी, लेकिन इतनी लंबी कैसे हो गई? आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। बाजीगर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में पड़ गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए इस बाजीगर को याद किया गया है। राजा भोज ने भी बड़े हैरत से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध शांत करा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर कहने लगा, महाराज आपके सामने मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। राजा ने बोला, ठीक है। शर्त यह थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसके जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी को मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया। ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा। राजा भोज बोले, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आओगे तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया और आकाश में जा रही रस्सी पर चढ़ते चढ़ते सबकी निगाहों से बाजीगर जो अदृश्य हो गया। जैसे ही वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता चला गया था और वह बादलों में अदृश्य हो गया, गुम हो गया, सबको दिखना बंद हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और महाराज भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने ऐसा दृश्य देखा कि जो उनकी कल्पना से परे था। लोगों ने एक रहस्यमयी सवाल लोगों के लिए वह बन गया। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर दूसरा पैर आ गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए दोनों हाथ आ गिरे। धीरे धीरे बाजीगर का सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और अपने पति के कटे हुए अंग देखकर बाजीगर ने जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा और सारी प्रजा के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि ऊपर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। तरह तरह के सवाल प्रजा के मन में और राजा के मन में आ रहे थे। लोगों ने जब बाजीगर के कटे अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया कि अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दे दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान हो, काफी खूबसूरत हो, यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने तो जिद कर ली थी। बोली, महाराज या तो मेरे पति के साथ सती करो वरना मैं यहाँ मौजूद सभी जनों को श्राप दे दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप का शब्द सुनते समय बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि उस समय श्राप जो दे देता था उसका फल जरूर मिलता था। उस समय श्राप का बहुत मायने रखता था श्राप का शब्द। लोग उससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा है। बाजीगर को यूं उतरता देखकर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बार फिर सबके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा
तो बहुत ही अचंभित थी। जैसे राजा तो एक बुत बनकर खड़ा हो गया। जैसे मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते ही उसके मुख से ना तो आवाज निकली और ना ही कुछ सोच पाया। तभी लोग एक पल बाजीगर को देखते हुए, एक पल उसकी चिता को देखते जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने तो इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा। जब किसी के मुख से बाजीगर के प्रशंसा के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी। मैं तो आपसे कुछ इनाम की आशा करके आया था, लेकिन छोड़ो, मैं किसी और दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा तो वहां का राजा मुझे जरूर अच्छा इनाम देगा। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए जिसको लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि मैं अपनी बाजीगरनी को तुम्हारे पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लाछन लगते हुए नहीं देख सकता था। राजा भोज बोले, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। बाजीगर बोला, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज बोले, भला मैं तुम्हारी पत्नी का क्या करूंगा, उसे क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर कहने लगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते थे। मेरी बाजीगरनी बहुत सुंदर और रूपमती थी। जैसी स्त्री मेरी बाजीगरनी रूपमती है ऐसी पूरे संसार में नहीं है, और न ही आपकी कोई रानी मेरी बाजीगरनी के बराबर सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वह तुम्हारे साथ सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी को मांगते हो तो मैं कहां से ला कर दूं? बाजीगर कहने लगा, मैं नहीं जानता कि एक 14 विद्या जो समझने वाला राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया है? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आ जाता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और जब मैं आ गया हूं तो आप मेरी पत्नी को दे नहीं रहे हो, या आप क्या नाटक कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ भी दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज बाजीगर से कहने लगे, तुम ये क्या कह रहे हो? बाजीगर, तुम बहुत लाछन लगा रहे हो। तुम जानते नहीं हम राजा हैं और हम तुम्हें सजा दे देंगे। बाजीगर ने कहा, तुम्हें जो सजा देनी है राजा साहब दे सकते हो, किंतु मेरे मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकते। मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। राजा भोज बड़े परेशान हो गए। बाजीगर कहने लगा, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाली तो आप क्या करोगे, क्या समझोगे? राजा भोज बोले, यदि तुमने बाजीगरनी को मेरे महल से निकाला तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर कहने लगा, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है उससे दुगना मैं आपको दे दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उसकी पत्नियां, मंत्रीगण और समस्त लोग चलने लगे। बाजीगर के पीछे पीछे सब लोग महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देखकर राजा भोज, समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया।
लेकिन जवाब का किसी को नहीं सूझ रहा था कि इसका क्या जवाब दें। बाजीगर बोले, राजा साहब, अब आप क्या सफाई देंगे? मेरी रानी तो आपके महल में से निकली है। राजा भोज कहने लगा, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त के अनुसार यह राजपाट आपको देना चाहता हूँ। बाजीगर कहने लगा, राजा जी, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह मेरी 15वीं विद्या है जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए हुए और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहरी चिंता में डूब गए कि वास्तव में 15वीं विद्या है और बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया, भगवान शिव और माता पार्वती जी को उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा ने तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाते गए जहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वे नजर आ गए और उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाइए। भगवान शिव कहने लगे, महाराज, आप तो 14 विद्याओं का निदान हो शासक हैं, दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? राजा भोज बोले, हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव कहने लगे, तो अब आइए और आप मुझसे क्या चाहते हैं बताइए। राजा भोज कहने लगे, हे भगवान, हे शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव बोले, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना आसान नहीं है, यह बेहद कठिन और परिस्थितियों भरा रहता है। इसे सीखने का कोई समय सीमा नहीं है, ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का काम काज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूँगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकालूंगा, कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान शिव कहने लगे, तो ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता, आपका घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। वहाँ अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे, आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफ़ी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वो आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहाँ बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपनी नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले कि देखो मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य का कार्य संभालना और प्रजा को कोई कष्ट ना हो इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए।
इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। राजा भोज की 2 रानियां थीं, एक का नाम सत्यवती और दूसरी का नाम भानुमति था। दोनों का ही आचरण, जो सत्यवती तो पतिव्रता नारी थी, वह तो महाराज के दर्शन करे बगैर खाना क्या पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुमति को इन बातों से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था, क्योंकि जो रानी सत्यवती थी वह तो पूरी पतिव्रता थी और भानुमति का चरित्र सही नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य के लिए कुछ समय के लिए नगरी को छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 बरस का भी, या फिर आपसे ज्यादा का, इससे और भी ज्यादा का हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक आई और बोली, हे राजन, मैं आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं। कृपया आप मुझे अपने साथ लेकर चलें। राजा भोज कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो आप मेरे कार्य में बाधा न डालें। सत्यवती कहने लगी, महाराज, आप तो जानते ही हैं, आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। राजा भोज कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी जैसी तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वह काफी उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का एक बाल देकर जा रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊँगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं राजा भोज हूँ, और यह बात गुप्त रखना, किसी को मत बताना। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद करके उसे संभाल कर गुप्त जगह पर रख दिया। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास जाकर राजा की सूचना पहुंचाई कि जैसे ही नाई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, तो वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर यात्रा आरंभ कर दी। राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते रहते। चलते चलते काफी दिन बाद राजा भोज उस नाई के साथ उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा और नाई तलवार लेकर जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में सफल हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का जो दरवाजा था काफी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धुएं में धुआं उठ रहा है। मृगछाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए। लेकिन 1 सप्ताह हो गया,
बाबा ने तो आंखें ही नहीं खोली। राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम के काम करने लग गए। नए और फूल लाकर लगाए, जंगल की सूखी लकड़ी लाकर धुने के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा और एक नौकर को बैठे देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो, तो यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर ही कोई अवश्य कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज और नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा बोले, बच्चा क्या समस्या है? राजा भोज कहने लगे, महाराज मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे दें तो आपकी बड़ी कृपया होगी। बाबा बोले, ओ बालक, तू तो बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा भोज कहने लगे, महाराज एक बाजीगर ने। बाबा कहने लगे, ठीक है, परंतु राजन इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, क्या कर पाओगे? राजा भोज कहने लगे, महाराज विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करूंगा, कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा ने कहा, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है जो मरे हुए शरीर को जिंदा करना, लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा और आप जो भी चाहो अपने शरीर जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरे का शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त अगर आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा, वक्त का इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, मालूम नहीं कितना समय लग जाए, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बिठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ एक भयंकर समस्या का जो सिलसिला जिससे राजा अभी अनजान था। जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा भोज के साथ साथ मंत्र रट लिए और वह भी मन ही मन मंत्र जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 बरस तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते, नाई भी उसे तुरंत अपने जहन में बिठा लेता, यानी रट लेता, और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी यह विद्या सीख गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाबा ने कहा, राजन अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है, अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्नता भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुदेव। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर और उनके चरण स्पर्श करके जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी उन्हें प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देकर जाने के लिए कह दिया। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं,
इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले जा रहे थे। दो दोस्त अब आगे चल रहे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि दोनों का समय कट रहा था। अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट आ गया। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई ने राजा भोज बनने की साजिश उसके मन में हिलोरे लेने लगी। राजा को अपने व्यवहार से आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे, तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई ने कहा, महाराज मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज बोले, नाई जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई कहने लगा, महाराज मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है। आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाओ। राजा भोज कहने लगे, नाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देख लेते हैं। नाई कहने लगा, महाराज आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया तो एक मरा हुआ तोता उठा कर लाया। राजा भोज के सामने लाकर तोता रख दिया और कहा, महाराज इस मरे हुए तोते में आपके अपने प्राण डाल दीजिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया। राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज जो कि तोते के शरीर में है देखकर चकित रह गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली, और बोले, अरे नाई यह तूने क्या कर दिया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया। नाई कहने लगा, महाराज मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीख ली। राजा भोज गुस्से में कहने लगे, नाई तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की कोशिश की है, यह तुम्हारा अपराध है, तुम्हें दरबार में दंड दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस आ जा और मेरा शरीर जो खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई कहने लगा, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा को प्राप्त होते हैं। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिससे राजा भोज के प्राण बसे हुए थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर वहां से भाग गया और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ। तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दी। नाई ने छल के द्वारा राजा भोज तो खुद बन गया और राजा को एक तोता बनाकर उसी बियाबान जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजे, फूल माला और अन्य आदर के सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा के भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। परिणाम यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति उस नाई को पहचान नहीं पाया कि असल में राजा भोज नहीं कोई और है। राजा का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। उसके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया
पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना कार्य निपटा कर 12 बरस बाद अपनी नगरी में वापस लौट आए हैं। नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उनके साथ विचार विमर्श करने में उसे किसी भी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वह काफी सुंदर, जो कि छवि की बांदियां थीं, नौकरानी जो थी, उनका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ बांदियों, हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत ही सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों से आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई रानी से कहने लगा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों के बाद आपके पास लौटे हैं। नजदीक आइए और हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती जो कहने लगी, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए कि जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा, जो कि नाई था, रानी से ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 बरस पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए और हमारी आरती कीजिए। सत्यवती कहने लगी, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, हम तभी आपको अंदर ले आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज है और बहुत ही उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुमती की महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुमती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी है। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती उतारी और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमती के महल में नाई खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहा था। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठ गया था, एक चिंता सताई जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक ना आ जाए, कहीं मेरे सारे भेद ना खोल दे। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई ने एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटक रहे थे, तो अब उनकी तोते पर, जो बेचारा भूख प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था, तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से ही थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है, बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे, चलो दोस्तों, इससे दोस्ती करते हैं, अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज, जो तोता बने हुए थे, उसके पास आ गए और अपनी तोतियां भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हालचाल पूछने लगे। चूंकि राजा भोज 15वीं विद्या के निदान थे, तो वह तोतों की भाषा समझना जानते थे। राजा भोज ने भी तोताओं की भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब तक सब दोस्त मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें
अच्छे अच्छे किस्से सुनाने लगे। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार है, इसके आने से हमें पानी की तलाश में नहीं भटकना पड़ता, यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छे से गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था और जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भाप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अभी इन तोतों के आगे आने वाली एक ऐसी समस्या थी जिन्हें इन्हें वन वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो कि महाराज का हुक्म है, तुरंत ही सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े चले आए। सभी सभा में मौजूद थे। हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजा जनों से संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2 और जो 10 लाएगा उसे 10, जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया है, अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी अभी केवल सोच ही सकते थे, सभी लोग कुछ पूछ थोड़ी सकते थे कि यह राजा का हुक्म था, कोई उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। पर जो भी हो, जैसे भी हो, यह समाचार प्रजाजन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोता पकड़ने निकल लिए। शाम तक कोई एक तोता लेकर आता तो कोई 2, कोई 10, तो जिनकी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में फैल गया। फलाना राजा तो तोता मारने के बदले में सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया। राजा जो कि नाई था, नाई ने तोता मरवाने का हुक्म दिया है। वह जो राजा चौकन्ना हो गया तो और अपने सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते बेचारे डरे सहमे राजा भोज बने तोते पर आशा लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपया करके आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार अपने कंधे पर ले लिया। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे आपस में मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधे पर धनुष बाण और कमर पर दरांत बांधे हुए हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा की तरफ बढ़ा चला रहा है। उसने तुरंत अपने प्रधान जी यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देखकर राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में सिर हिला दिया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए यह हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा लगे कि हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा
वैसे ही आवाज आएगी फट, फिर दूसरे को पटकेगा तो उसकी आवाज भी गिरने की फट जैसे आवाज आएगी, तीसरे की आएगी, चौथे की आएगी। पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा। और जैसे ही पट की 100वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सबको भागने में समय मिल जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा कि ठीक है प्रधान जी, और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर गर्दन लटका कर लेट गए जैसे कि सभी मरे हुए हों। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो गया। इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वे भी मरे हुए, मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपना धनुष बाण और बोरा पेड़ के नीचे एक साइड में रख दिया और प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोता पेड़ पर चढ़कर नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक कर सभी तोते को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता पट की आवाज होती, सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी का दांत धरती पर गिर गया। अब तो 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। क्योंकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोते की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया। शिकारी राजा भोज बने तोते से बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथों से पकड़कर नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा, बोला, मुझे किसने आवाज लगाई? चूंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था, उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूं तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, शिकारी भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शिकारी ने कहा, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहां मुझे एक तोते के बदले में एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता कहने लगा, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, तुम्हारी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो तो मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी अब अचंभे में कहने लगा, 10 सोने के सिक्के? तोते ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। शिकारी जो तोते के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही थी, शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ बोला, भाई मैं इस तोते का क्या करूँगा, इसे ले जाकर राजा को दे दे, कम से कम तुझे एक सिक्का तो मिल जाएगा। शिकारी कहने लगा, लेकिन यह तोता कहता है कि मुझे राजा को नहीं बल्कि किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ बड़ा हैरान था, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी कहने लगा, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है और बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ बोले, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी और तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए, मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे मार दिया जाएगा। सेठ बड़ा हैरान था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा,
शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को मत बताना कि मैंने फलाने सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने कहा कि ठीक है और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, बता मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि एक सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया, पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दुगना हो गया। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था। वास्तव में यह तोता तो बड़ा ज्ञानी है, समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता, उसके सभी जरूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों सेठ रोज रोज तोते से सलाह मशवरा करने लगा और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने को कहता तो कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को कहता। मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, भाई तेरी वजह से आज मैं माला माल हो गया हूँ, तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास है, बता मुझे क्या बात है? धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी कमाई के चक्कर में आज तेरा दुख दर्द तो पूछ नहीं पाया, लेकिन अब तू तेरी वजह से अब मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता, क्योंकि कमाई के चक्कर में कभी मैंने तेरे दुख दर्द के बारे में नहीं पूछा। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी कहानी बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ जी को बता दी। अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे तो बड़ी गलती हुई है, मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिला है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल लेकर पहुंचूंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। सेठ अपने वचन के अनुसार राजा भोज बने तोता को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल पड़ा। 2-4 दिन की यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया। रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया। क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था, वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या करे, महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी को जो है किसी बड़े सेठ से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक बांदी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह उसके पास भागा और तुरंत बांदी के पास पहुंच गया। सेठ ने बांदी से कहा, बहन कृपया आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में कहने लगी, क्या कह रहे हो, क्या रानी सत्यवती से मिलने दूं? हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वह राह चलते किसी से भी ऐरे गहरे से मिले, जाओ चले जाओ यहाँ से।
सेठ कहने लगा, बांदी आप किसी तरह यह समाचार रानी तक पहुंचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले मैं आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों का नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मनी मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के मिलेंगे तो इसमें क्या हर्ज है। बांदी कहने लगी, आओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सोने के सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती कहने लगी, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। बांदी भागी हुई गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती का कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसका कलेजा पसीजने लगता था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को वहां से जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की दास्तां स्वयं राजा भोज आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को सहलाती हुई बोली, रुको सेठ जी, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज है, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज के आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे छिपे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पड़ गई। वह धीरे धीरे अपनी नजरें उस राजा की तरफ घुमाई जिसकी आंखों में जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, स्वामी, इतने वर्षों बाद मिलकर भी इस अवस्था में मिले हो? उसने उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चले दिए। अब जो रानी थी, रानी ने राजा भोज, जो कि तोता थे, अपनी पूरी दास्तान सुना डाली। राजा भोज ने कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। नाई भी, रानी भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई कि यह बहरूपिया है और मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वह असफल रहा, सफल नहीं हुआ। वह समझा ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी बात सुनने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपया आप ही समस्या का समाधान करिए। नाई कितना भी चालाक क्या न हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता है, किंतु राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज, जो कि तोता थे, बोले, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए।
अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती कहने लगी, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। कृपया करके आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज कहने लगे, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बांदी से कहकर नाई के पास संदेश भिजवाइए जिसमें आप उससे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं। फिर मुझे किसी ऐसे स्थान पर छिपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सको। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना के अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक यह संदेश भिजवाया जिसमें रानी राजा से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती है। बांदी रानी का संदेश लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई जो रानी भानुमती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा जो कि नाई था उससे बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगणों को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सके। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। यह सारी बात बांदी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा जो कि नाई था आखिरकार कहने लगा, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर बांदी रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्री गणों के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी की जाए। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा जो कि नाई है वह जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छिपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा जो नाई था और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नाई जो राजा भोज बना हुआ था समस्त मंत्रीगणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा कर दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे, रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊँगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी बात सुनने के बाद राजा जो कि नाई था मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली राजा भोज वहाँ मौजूद है और उसकी सारी रास लीला देख रहे हैं, और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा जो कि नाई था कहने लगा, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगे आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश के अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैं चाहती हूँ आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल दें, इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा नाई कहने लगा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर जो था प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया। मरा हुआ बकरा जीवित हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे।
उधर रोशनदान में बैठा तोता जो राजा भोज था इसी क्षण की तलाश में थे। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए और फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। राजा मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा कि जो कि अपने असली रूप में अब आ चुके थे और कहने लगे, राजा भोज कि बेड़ियां लाओ और मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि ये भाग ना जाए। राजा का आदेश सुनते ही तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरा बने नाई को अच्छी तरह से बांध दिया। और मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहां मौजूद समस्त मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, भला हो उस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपया आप ही इसकी सजा तय करें। राजा भोज कहने लगे, इसके लिए मृत्यु दंड भी पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर आएगा तो इसके सिर पर 5 जूते मार कर ही आएगा और बाहर जाएगा तो भी 5 जूते मारेगा और अंदर आएगा तो भी 5 जूते मारेगा। और ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां बैठे पहरेदार जो सख्त आदेश दिया पहरेदारों की, कोई भी आए या जाए वह इसको 5 जूते जरूर मारे। अगर वह इसको जूते नहीं मारेगा तो उसे नगरी में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसलिए इसे 5 जूते मारे बगैर कोई नहीं आ जा सकता। इधर राजा ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार बहुत आदर सत्कार के साथ किया, उसे बहुत सम्मान दिया। अब राजा भोज अपना राज्य जो था उसका राज्य भी अपनी खुशी से संभाल लिया। दोस्तों, यह राजा भोज का घमंड तोड़ने वाली कहानी थी और राजा भोज को कैसे समय से गुजरना पड़ा, कैसे नाई ने राजा भोज के साथ छल किया। अब जो सेठ था उसने बुला की नाई की सारी जो उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी उसकी सारी जिज्ञासा को शांत कर दिया और बुला की नाई और सेठ सो गए अगली सुबह यात्रा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।